देखिए, एक और मेथड है। आप जब रीऑर्गेनाइजेशन करते हो या रिकंस्ट्रक्शन करते हो थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर्स। ठीक है, सरेंडर ऑफ शेयर्स अब इसमें कैसे करेंगे कि जो कंपनी की जो कैपिटल है उसमें कमी करने की योजना बनाने की एक वैकल्पिक विधि भी है। वही सेम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब वो कह रहा है दैट देयर इज अ अल्टरनेट मेथड टू रीऑर्गेनाइज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब इसमें क्या किया जाएगा कि शेयर्स के समर्पण द्वारा शेयर्स को सरेंडर करवाया जाएगा। जिनके पास शेयर्स हैं कि आप समर्पण कर दीजिए रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसी रीऑर्गेनाइजेशन की योजना में कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको कम मूल्य वाले अंशों में उपविभाजित कर दिया जाता है। अब इसमें केस क्या है कि जो कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको कम मूल्य वाले, सपोज 10 रुपये का एक शेयर है, अब उसने उसको 8 रुपये के एक शेयर में कन्वर्ट कर दिया है कंपनी ने। अब इस 8 रुपये को उसने सपोज 8 रुपये है या 5 रुपीज़ के 2 शेयर डिवाइड कर दिए उसने। 10 रुपीज़ का जब एक था उसके 2 पार्ट कर दिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उप विभाजन की, डिवीजन की, तो हम ये लेके चलते हैं कि 2 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया और शेयर की फेस वैल्यू कम कर दी, 5 रुपीज़ कर दी है। अब ऐसी रीऑर्गेनाइजेशन प्लान में क्या करते हैं, इसके बाद जो शेयर होल्डर हैं उनसे संपूर्ण या अधिकांश अंशों का कंपनी के पक्ष में ही समर्पण करवा लिया जाता है। तो ये जो सरेंडर ऑफ शेयर्स है वो कब पॉसिबल है, जब ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। न्यू शेयर के केस में तो सरेंडर नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने उसको खरीदा ही नहीं है। तो सरेंडर कौन करेगा, या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर। तो उनको एग्री कर दिया जाता है कि जो आपका शेयर का एक शेयर का वैल्यू 10 रुपये थी उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 रुपीज़ के शेयर्स में, और उनको कन्विंस कर दिया है कि वो अपने या तो कंप्लीट शेयर का या मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स का कंपनी के पक्ष में ही सरेंडर कर दें। अब जो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर द्वारा अंशों का जब शेयर्स को सरेंडर कर देंगे, करने पर अंश पूंजी खाते को डेबिट कर, जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे और कर शेयर सरेंडर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। शेयर कैपिटल डेबिट टू, तो एंट्रीज क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। अब जो शेयर होल्डर हैं अंशधारियों द्वारा इस प्रकार से जो समर्पण किया गया यानी कि सरेंडर किए हैं उन्होंने अपने शेयर्स को, कंपनी क्या करेगी, री इशू कर देगी। मतलब उन्हीं से लेना है और उन्हीं को वापस देना है। प्राय कंपनी के व्यापारिक लेनदारों और ऋण पत्रधारियों को उनको दावों का निपटारा करने के लिए कर देगी यूज। कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास अब ये सिचुएशन नहीं है कि वो सारा जो एक्सपेरिमेंट कर सकती थी वो सब कर चुकी है। अब उसने एक तरकीब और लगाई कि उसने क्या कहा अपने शेयर होल्डर्स को कि आप अपने शेयर्स को सरेंडर कर दीजिए। अब जैसे ही उन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है, अब उसने क्या किया कंपनी ने, कि वो अपने जो लेनदार थे, जो ट्रेड क्रेडिटर्स थे या डिबेंचर्स होल्डर्स थे, उनको पेमेंट करना चाह रही है उससे। अदरवाइज जो पिछला वाला केस था उसमें अगर वो तीनों एग्री कर जाते हैं तो इसको सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर सपोज अगर कंडीशन ऐसी है कि वो एग्री नहीं करते हैं, कौन, आपके जो क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स होल्डर, तो शेयर होल्डर ही लास्ट होप हैं, तो उसको वो कहेगी कि आप शेयर्स को सरेंडर कर दीजिए ताकि मैं अपने जो क्रेडिटर्स, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं और डिबेंचर्स को, उनके क्लेम्स को निपटारा कर देता हूँ उनको, यानी दैट मीन्स को पेमेंट कर देता हूँ। अब जो री इशू शेयर्स हैं, पुनः निर्गमित अंश पूंजी की रकम से री इशू शेयर्स की अमाउंट से अंश समर्पण खाते को डेबिट, यानी कि शेयर सरेंडर अकाउंट को डेबिट कर दोगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब वही सेम एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सरेंडर अकाउंट, फिर शेयर सरेंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उनको क्रेडिट कर दिया। और इसके अलावा सरेंडर किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन, री इशू से जो क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स होल्डर के जितने दावों का निपटारा हुआ है, यानी कि जितने भी पेमेंट हुई है, ऋण पत्रधारियों एवं लेनदारों के दावे की उतनी राशि को उनके स्वैच्छिक त्याग के अतिरिक्त पूंजी कटौती अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जितनी अमाउंट से उन्होंने क्लेम को निपटाया है उतनी ही अमाउंट से जितने लेनदारों के दावे की उतनी राशि को उनके इच्छा से जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसके अलावा उसके अतिरिक्त आपको करना है
और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दोगे। तो इसके चाहे तो कंपनी चाहे तो सरेंडर शेयर्स को नगद प्रतिफल कैश कंसिडरेशन के बदले में री इशू भी कर सकती है। फिर यदि समर्पित किए गए, सरेंडर किए गए संपूर्ण अंश जो कंप्लीट शेयर्स हैं या उन शेयर्स का कुछ का पुनर्निर्गमन नहीं किया गया है, अब केस ये है, ये तो इस केस में तो उन्होंने उसको री इशू कर दिया है, पर सेकंड केस ऐसा आ जाता है कि जो सरेंडर किए गए शेयर्स हैं उनमें से या तो सारे शेयर्स या उन शेयर्स में से कुछ शेयर्स को री इशू नहीं किया गया है, तो क्या करेगी कंपनी? तो जो सरेंडर किए गए शेयर्स हैं उन शेयर्स में से री इशू ना हुए शेष बैलेंसिंग शेयर्स को कैंसिल कर देगी। कि सपोज 10 रुपये का जैसे आपको एग्जाम्पल बताया था, 5-5 रुपये में इसको कन्वर्ट कर लिया था। अब उसने 5 रुपये तो इशू हो गए हैं, पर 5 रुपये अभी भी इशू नहीं कर पाई है कंपनी, री इशू नहीं कर पाई है, तो इसको वो कैंसिल कर देगी। ठीक है, क्योंकि एंट्रीज उसने सिर्फ 5 रुपीज़ वाले से करी है, 5 रुपीज़ का जो एक शेयर था, तो जो बच गया है उसको उसने कैंसिल कर दिया है और इसके लिए शेयर सरेंडर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और कैपिटल रिडक्शन पूंजी कटौती खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इस योजना के एक्शन के लिए, क्रियान्वयन के लिए जो शेयर्स हैं उनकी सरेंडर वैल्यू और जो री इशू के साथ टाइम पे जो एंट्रीज के अलावा होने वाली जो एंट्रीज हैं उन्हीं नियमों के आधार पर की जाती है, जो कि पूंजी में कटौती, कैपिटल रिडक्शन के टाइम पर जो आपने योजना बनाई है उसको करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, उसके पहले जो आपको बता दी है सेम वही एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपको। तो यहाँ पर जो बुक्स में आपके दे रखा है, अलग अलग केसेस दे रखे हैं कि कंपनी किस तरीके से इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है, चाहे वो ऑल्टर करे अपनी शेयर कैपिटल में, चाहे वो रिडक्शन करे, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट पर उनको अग्री कर ले, शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को या क्रेडिटर्स को, या फिर वो रीऑर्गेनाइज कर दे, रीऑर्गेनाइज करे, किस तरह सरेंडर करवा दे अपने शेयर होल्डर से उनके शेयर्स को। तो इस तरह से जो कंपनी है वो अपना पुनर्गठन कर सकती है।